हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेस में। और पिछली क्लास में हमने विभिन्न आयोगों की राज्यपाल के संबंध में, उसकी नियुक्ति के संबंध में सिफारिशों को पढ़ा था। सरकारी आयोग हो या राजमन्नार आयोग हो, पुंछी आयोग हो या फिर प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 वाला हो, ठीक है, इन सबको हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने देखा था एस.आर. बोम्मई केस। एस.आर. बोम्मई कौन है? कर्नाटका के सीएम थे और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो अनुच्छेद 356 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन थी, लगभग 20 से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन थी जो मेन है, उसमें से भी जो मुख्य एग्जाम में पूछने वाली थी वो अपन ने यहाँ पर 5-6 को कवर किया था कि भाई राज्यपाल की भूमिका है वो एम्पायर की भूमिका है, वो अपनी जो राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग एब्सोल्यूट लेवल पर नहीं कर सकता, वो उसका दायित्व है, शक्ति कम और दायित्व ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन कल हुआ था। आज हम राज्यपाल और राष्ट्रपति की तुलना देखेंगे और तुलना देखेंगे विधेयकों के बारे में, तुलना उसकी शक्तियों के संबंध के बारे में, और उसके अलावा देखेंगे कि उसकी जो वीटो शक्ति है उसकी तुलना कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति सामान्य विधेयक के बारे में क्या पावर रखता है, ठीक है। राष्ट्रपति सामान्य विधेयक के बारे में क्या पावर रखता है और राज्यपाल सामान्य विधेयक के बारे में अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है। तो देखो, राष्ट्रपति के पास सामान्य विधेयक जब भी आएगा उसके संबंध में उसके पास 3 ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन क्या क्या है देखो। नंबर 1, वो सामान्य विधेयक को स्वीकृति दे क्या कर सकता है? स्वीकृति दे सकता है। नंबर 2, स्वीकृति रोक सकता है। क्या कर सकता है? स्वीकृति रोक दे। अब देखो, जब वो किसी विधेयक को स्वीकृति देगा तो विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर वो स्वीकृति रोकता है तो वह विधेयक जो है अधिनियम नहीं बनेगा, ठीक है। विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो स्वीकृति को रोक देगा तो उसके पास वो बिल लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा और फिर वो बाद में कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे के ऐसे ऑप्शन इसके पास है किसी भी विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में। यहाँ विधेयक कौन पारित करता है? संसद। यहाँ कौन करता है? विधानमंडल। संसद तो के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, वो होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। 6 राज्यों में विधान परिषद है, उसको भी हमने देखा था, आपको याद होनी चाहिए 6 की 6, ठीक है। तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गए। ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। इसके पास 4 विकल्प कौन से हैं? पहला विकल्प है स्वीकृति दे। स्वीकृति देते ही विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम। दूसरा, स्वीकृति रोक दे। स्वीकृति रोक दे और इस स्थिति में वो विधेयक नहीं बन पाएगा, विधेयक जो है अधिनियम नहीं बन पाएगा। तीसरा ऑप्शन भी दोनों के पास समान है। राज्यपाल महोदय के पास जो तीसरा ऑप्शन है संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में, वो क्या है कि यह विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। पुनर्विचार के लिए लौटा दे। और अब ये पुनर्विचार के लिए लौटाता है, संसद जो है, संसद किसी परिवर्तन या बिना परिवर्तन, संसद किसी परिवर्तन या अपरिवर्तन के पुनः विधेयक पारित करे। पुनः विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजे तो स्वीकृति क्या होगी? अनिवार्य होगी। क्या होगी? अनिवार्य होगी।
तो इस स्थिति में राष्ट्रपति जब किसी विधेयक को वापस लौटाता है पुनर्विचार के लिए, तो उसमें जो है संसद जो है वो परिवर्तन कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है, या फिर बिना किसी संशोधन के अपरिवर्तन के पुनः विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजे, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी अनिवार्य होगी। ये प्रावधान विधानमंडल के संबंध में राज्यपाल के लिए है। ठीक है, तो पुनर्विचार के संबंध में संशोधन या बिना संशोधन के पारित विधेयक पर स्वीकृति अनिवार्य क्या होगी? स्वीकृति अनिवार्य होगी। ठीक है, ये 3 विकल्प तो हो गए राज्यपाल के। 3 ही विकल्प यहाँ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है राज्यपाल के पास? चौथा ऑप्शन ये है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख दे। इस स्थिति में वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रिजर्व कर देता है विधेयक को, तो यहाँ पर जो है राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर राज्यपाल की ना तो कोई अनुमति चाहिए, ना उस विधेयक पर किसी भी प्रकार का राज्यपाल का कोई प्रभाव नहीं होगा। राज्यपाल की भूमिका समाप्त क्या हो जाएगी? राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाएगी। अब इस स्थिति में अगर जो विधानमंडल है, इस स्थिति में राष्ट्रपति के पास पहुंचा हुआ कोई विधेयक है, उस स्थिति में जो विधानमंडल है, राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि पुनः भेज देते हैं। राष्ट्रपति किसको भेजेंगे? याद रखना, यहाँ पर राष्ट्रपति विधानमंडल को पुनः भेजे तो विधानमंडल संशोधन या बिना संशोधन के बाद वापस भेजने पर स्वीकृति दे तो विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। विधेयक अधिनियम बन जाएगा। अगर किसी विधेयक को राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति के पास स्वीकृत कर दे, रिजर्व कर दे, विचार के लिए सुरक्षित रख दे, तो वहाँ पर राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाती। अब इस स्थिति में राज्यपाल की स्वीकृति चाहिए ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रपति जो महोदय है उनकी स्वीकृति जरूरी है। ठीक है, और राष्ट्रपति महोदय विधेयक को विधानमंडल के पास भेज दे वापस, और विधानमंडल उस पर पुनर्विचार करे। पुनर्विचार करके या तो उसमें कुछ संशोधन करे या बिना संशोधन के ही वापस भेज दे, तो वहाँ पर अगर राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो वह विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है। अब जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो उसके पास अब कितने विकल्प होते हैं? विधानमंडल द्वारा राष्ट्रपति
विचारार्थ विधेयक पर विचारार्थ विधेयक पर 3 विकल्प। क्या हैं ये 3 विकल्प? किसके पास है? राष्ट्रपति महोदय के पास। पहला क्या है कि स्वीकृति दे, राष्ट्रपति विधानमंडल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति दे। दूसरा क्या है? स्वीकृति देगा तो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। स्वीकृति रोक दे, स्वीकृति रोकने पर क्या होगा? वह विधेयक जो है अधिनियम नहीं बन पाएगा। तीसरी स्थिति यह है कि वह पुनर्विचार के लिए लौटा दे। क्या करेगा? पुनर्विचार के लिए लौटा दे। पुनः विचार के लिए लौटा दे और विधानमंडल जो है, विधानमंडल संशोधन या बिना संशोधन के पुनः भेजे, वापस भेजने पर राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति क्या नहीं है? स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं। स्वीकृति के लिए बाध्य नहीं होगा। देखो, यहाँ राज्यपाल के पास 4 विकल्प थे। क्या क्या थे? पहला, वो स्वीकृति दे दे, स्वीकृति रोक दे, स्वीकृति दे दे तो विधेयक अधिनियम, स्वीकृति नहीं दे तो विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। पुनर्विचार के संबंध में वह जब विधानमंडल को भेजेगा तो विधानमंडल या तो उसमें संशोधन करे या बिना संशोधन के उस विधेयक को पारित कराकर जब वापस स्वीकृति के लिए भेजेगा तो वहाँ पर राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी। ये 3 कंडीशन थी। चौथा ऑप्शन इसका बड़ा स्पेशल है कि विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दे। उस स्थिति में राज्यपाल की भूमिका तो खत्म हो जाएगी। अब राष्ट्रपति विधानमंडल को अगर विधेयक को वापस भेजता है और वापस विधानमंडल उसमें संशोधन करे या बिना करे भी राष्ट्रपति महोदय को विधेयक को भेजे और वहाँ से राष्ट्रपति महोदय से स्वीकृति मिल जाए तो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। अब राष्ट्रपति के पास यहाँ पर 3 विकल्प है। जब कोई विधेयक विधानमंडल से राज्यपाल द्वारा सुरक्षित विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुँचता है तो उस संबंध में राष्ट्रपति महोदय के पास 3 विकल्प है। वो कौन कौन से विकल्प है? पहला कि स्वीकृति दे दे, स्वीकृति देते ही विधेयक क्या हो जाएगा? अधिनियम। रोक देगा तो विधेयक जो अधिनियम नहीं बन पाएगा। ठीक है। तीसरी स्थिति में वो ये कर सकता है कि पुनर्विचार के लिए लौटा दे, और पुनर्विचार के लिए लौटा दे, 1 मिनट में पॉज कर रहा हूँ इसको। पुनर्विचार के लिए जब वो किसी विधेयक को लौटाएगा तो उस स्थिति में विधानमंडल क्या करेगा? राष्ट्रपति को वो विधेयक या तो संशोधन करके पहुंचाए या बिना संशोधन के पहुंचा दे। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। यही बात इम्पोर्टेंट है। जहां पर राज्यपाल महोदय स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, वहां पर राष्ट्रपति महोदय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संबंध में स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। यही चीज़ आपको सामान्य विधेयक के बारे में राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, दोनों के बारे में ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखेंगे धन विधेयक के संबंध में इनके पास क्या क्या पावर हैं। ठीक है। तो यहाँ आप लिखिए इसको, तब तक मैं स्क्रीन से हटता हूँ। चलिए अब हम पढ़ेंगे धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्ति है, वीटो शक्ति,
उनकी तुलना हम करेंगे। सामान्य विधेयक के बारे में अपन देख लिया है, अब देखेंगे धन विधेयक के बारे में। धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय के पास लगभग समान ही शक्तियाँ हैं, थोड़ी सी राष्ट्रपति की पावर एक्स्ट्रा है। वो कैसे है अब हम समझते हैं। पहला केस कि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो वो क्या कर सकता है, स्वीकृति दे और स्वीकृति दे देगा तो धन विधेयक पास होकर अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, सेम की सेम पावर किसके पास है, राज्यपाल महोदय के पास। ये भी इस विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, दूसरी पावर क्या है, स्वीकृति ना दे। ठीक है, स्वीकृति ना दे। इसके पास भी दूसरी पावर क्या है, स्वीकृति नहीं दे, स्वीकृति नहीं दे। तीसरी पावर जो राज्यपाल के पास है वो ये है, वो पावर नहीं एक तरीके से रोक है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। इस संबंध में पुनर्विचार के लिए तो ना तो राज्यपाल लौटा सकता है ना ही राष्ट्रपति लौटा सकता है। किसी भी धन विधेयक को राष्ट्रपति भी पुनर्विचार के लिए, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। और दोनों में सेम ही रीज़न है। क्यों नहीं लौटा सकता है, क्योंकि वह अपनी पूर्व स्वीकृति दे चुका है। वित्त विधेयक या धन विधेयक के संबंध में वह अपनी पूर्व स्वीकृति पहले से ही दे चुका है। सेम यहाँ ये भी यही इसका भी यही रीज़न है कि वह अपनी पूर्व स्वीकृति दे चुका है। वह अपनी पूर्व स्वीकृति दे चुका है। अब यहाँ पर इस तीसरा जो वीटो पावर है कि पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, यहाँ पर एक विशेष स्थिति है कि राज्यपाल जो है धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए स्वीकृत जरूर कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने पर यहाँ क्या होगा, राज्यपाल की तो भूमिका समाप्त। अब राज्यपाल की स्वीकृति राज्य विधानमंडल को चाहिए ही नहीं, राज्यपाल की भूमिका समाप्त। क्या हो गया, राज्यपाल की भूमिका समाप्त। अब राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक आया, धन विधेयक, तो राष्ट्रपति इसको अगर पुणे भेजता है, राष्ट्रपति विधानमंडल को पुणे भेजे तो क्या भेजेगा, विधेयक। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राष्ट्रपति विधानमंडल को पुणे भेजे तो वह कौन, विधानमंडल संशोधन या बिना संशोधन के, परिवर्तन या अपरिवर्तन के, संशोधन या बिना संशोधन के
संशोधन या बिना संशोधन के वापस राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अगर भेजता है, वापस स्वीकृति के लिए भेजे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति पर धन विधेयक जो है क्या अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, धन विधेयक अधिनियम बन जाएगा। चलिए, तो राज्यपाल की जो धन विधेयक के बारे में विटो शक्ति है उसको अपन ने समझ लिया कि वो पुनर्विचार के लिए दोनों ही नहीं लौटा सकते। इसके पास एक पावर है कि वो राज्यपाल महोदय जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए धन विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, और जैसे ही कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित होता है तो वहाँ पर ये अपने जो राज्यपाल महोदय है इसकी भूमिका समाप्त हो जाती है। और अगर राष्ट्रपति विधानमंडल को विधेयक वापस भी भेजे और विधानमंडल या तो उसमें संशोधन करे या बिना संशोधन के ही लौटा दे, उस स्थिति में राष्ट्रपति की जो स्वीकृति अगर उस पर मिल जाए धन विधेयक पे तो वह अधिनियम बन जाता है। यहाँ अगर कोई विधेयक जो है राष्ट्रपति के विचारार्थ आता है तो विधानमंडल द्वारा, अब देखो इसके पास क्या पावर है, कोई भी विधेयक विधानमंडल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित आता है तो उस संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है। विधानमंडल द्वारा, यहाँ लिखो राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा सुरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति के विकल्प। इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है वो हम यहाँ समझेंगे। देखो, दो तो समान ही है, या तो स्वीकृति देगा तो क्या होगा, विधेयक अधिनियम बन जाएगा, या स्वीकृति रोक दे और विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। सिंपल है, स्वीकृति दे या फिर स्वीकृति रोक दे तो विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति विधेयक को पुनः वापस विधानमंडल के पास भेज दे और विधानमंडल उसमें संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के विचार के लिए वापस भेजे, विधेयक पारित करके विधानमंडल में वापस भेजे, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो पुनः स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पावर राष्ट्रपति के पास है कि वह पुनः स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये किस विधेयक के संबंध में बात हो रही है, जो विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित हुआ है और उस विधेयक को राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति के लिए स्वीकृत किया है। उस संबंध में राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियाँ हैं। स्वीकृति दे तो विधेयक अधिनियम बन जाएगा, स्वीकृति ना दे तो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाएगा। और तीसरी स्थिति में कि राष्ट्रपति महोदय विधानमंडल को वो विधेयक वापस लौटा दे पुनर्विचार के लिए, तो विधानमंडल उसमें या तो संशोधन करे या संशोधन ना भी करे, और अगर राष्ट्रपति को वापस स्वीकृति के लिए भेजे तो राष्ट्रपति स्वीकृति के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। तो पुनः भेजने पर यहाँ लिखो पुनर्विचार के बाद, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, पुनर्विचार के बाद पुनः भेजने पर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये एक स्पेशल बात है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि धन विधेयक है ना, वो राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्वीकृति से ही पास होते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्वीकृति से ही कोई धन विधेयक, क्योंकि उनकी पूर्व अनुमति पहले ली जाती है, पूर्व स्वीकृति धन विधेयक या वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल से ले ली जाती है। तो ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है कि भाई राष्ट्रपति जो है वो पुनर्विचार के लिए तो लौटा नहीं सकता है, तो वो जो है
उस विधेयक को स्वीकार कर ही लेते हैं। सामान्यतः यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता भी तो बड़ी मतलब विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी कि आपने पहले तो धन विधेयक को स्वीकृति दी, आपकी स्वीकृति से ही तो धन विधेयक सदन में आया, चाहे वो संसद में आए चाहे वो विधानमंडल में आए, अब आप उस पर इनकार क्यों कर रहे हैं। तो सामान्यतः धन विधेयक और वित्त विधेयक आसानी से पारित हो जाते हैं। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो समाधान की शक्तियां हैं उनकी तुलना हम करेंगे, जो कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 देता है और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के द्वारा प्रदान की गई है। आप या तो इसको फटाफट लिखिए पॉज करके या इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं आपकी स्क्रीन से हट जाता हूँ। चलिए, आपने ये लिख लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय है उनकी समाधान की जो शक्ति है उनकी तुलना क्या करेंगे। समाधान की जो शक्ति है किस किस की, राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय की, उनकी समाधान की शक्तियों की तुलना अब हम करेंगे। तो हेडिंग लगा लेते हैं समाधान के संबंध में राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्ति की तुलना। समाधान के संबंध में इन दोनों के पास क्या क्या शक्तियां हैं उनका हम कंपैरेटिवली अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले राष्ट्रपति को जो ये समाधान की शक्ति है वो कौन सा अनुच्छेद देता है। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति के लिए जो अनुच्छेद पावर देता है वो है अनुच्छेद 72, याद रखना। ठीक है। और राज्यपाल के पास जो ये पावर आती है वो कौन सा अनुच्छेद देता है। तो अगर हम राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल को ये जो है पावर अनुच्छेद 161, ठीक है, 161 देता है। ये अनुच्छेद राज्यपाल को समाधान की शक्ति देता है। अब दोनों की समाधान की शक्तियों में मूलतः क्या अंतर है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, आपको एक बार पढ़ोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा। पहला अंतर है कि तुलना है, अंतर से ज़्यादा मैं ये कहूँ तो दो से सिद्ध व्यक्ति को क्षमा क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन, क्षमा, प्रविलंबन। अभी इसके बाद में हम इनमें इन शब्दों का एक अंतर देखेंगे, इन शब्दों का मीनिंग क्या है वो समझेंगे। ठीक है। इसके आगे क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, परिहार, क्षमा, प्रविलंबन, परिहार या दंडादेश। दंडादेश का मतलब क्या है, दंड का जो ऑर्डर निकला गया है, सजा का, पनिशमेंट का जो ऑर्डर निकला है, उस ऑर्डर को, दंडादेश को लघुकरण कर दे। ठीक है। उसका परिहार कर दे या उस पर विराम लगा दे, विराम कर सकता है। यह किसकी है, राष्ट्रपति महोदय की शक्तियाँ। ठीक है। ये कि यही शक्तियाँ किसके पास है, राज्यपाल के पास। राज्यपाल
दो से सिद्ध व्यक्ति को, राज्यपाल दो से सिद्ध व्यक्ति को क्या कर सकता है, क्षमा, प्रविलंबन, परिहार या फिर उस दंडादेश को लघुकरण, परिहार या विराम कर सकता है। तो ये एज इट इज सेम ही है, कर सकता है। दूसरी शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास बड़ी स्पेशल है, वो है मृत्युदंड को क्षमा या फिर कम कर सकता है। मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को कम कर सकता है, मृत्युदंड को स्थगित कर सकता है। ठीक है, क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है। मृत्युदंड को माफ करने की शक्ति है वो राज्यपाल महोदय के पास नहीं है। ठीक है, तो मृत्युदंड को क्षमा तो नहीं कर सकता, परंतु मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, परंतु स्थगित व पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये पावर है राज्यपाल महोदय के पास कि वो समाधान को, मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता। मृत्युदंड के संबंध में माफ़ी जो है राष्ट्रपति महोदय ही दे सकते हैं। ठीक है, ये दो शक्तियाँ तो हमने पढ़ ली। ठीक है, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, ये ऊपर वाली शक्ति तो दोनों में समान ही है। मृत्युदंड में ये क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है, लेकिन यह यहाँ पर क्षमा करने की कोई शक्ति नहीं है राज्यपाल के पास। स्थगित जरूर कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, अब तीसरी देखो, सेना के जो कोर्ट होते हैं ना, सेना के लोग कोई अपराध करते हैं तो उनका कोर्ट मार्शल होता है, लेकिन मतलब कि सैनिक अदालत होती है। सैनिक अदालत अगर किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाए, मौत की या मृत्युदंड की सज़ा सुनाए, तो राष्ट्रपति महोदय उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखनी है तीसरी शक्ति, कोर्ट मार्शल से सज़ा प्राप्त व्यक्ति को माफ़ कर सकता है। क्या कर देगा, माफ़ कर सकता है। क्या राज्यपाल ऐसा कर सकता है? राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता, राज्यपाल नहीं कर सकता है। ये काम कोर्ट मार्शल के मामले में राज्यपाल ये काम नहीं कर सकता है। तो हमने अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ मिली है समाधान के संबंध में और राज्यपाल को जो शक्तियाँ मिली है समाधान के संबंध में, उन दोनों का अध्ययन किया है। मोटा मोटा अंतर उनमें यह है कि राष्ट्रपति महोदय किसी की मृत्युदंड को जो है मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, उसको स्थगित कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी पावर नहीं है। फिर भी वो उस स्थगित जरूर कर सकता है, मृत्युदंड को कुछ समय के लिए उसे रोक सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दे कि आप एक बार पुनर्विचार कीजिए कि व्यक्ति को मृत्युदंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और कोर्ट मार्शल के मामले में भी कोर्ट मार्शल के संबंध में भी राष्ट्रपति महोदय के पास पावर है, क्योंकि ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो इसके पास यहाँ पर पावर है कि वो व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर दे। लेकिन राज्यपाल यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सैनिक शक्ति नहीं रखता है, तो राज्यपाल जो है कोर्ट मार्शल से जो व्यक्ति को सज़ा मिली है उसको माफ़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने इसकी समाधान की शक्ति में जो तुलना थी राष्ट्रपति और राज्यपाल की वो हमने देख ली। अब देखो कुछ शब्द आए, ये क्षमा क्या है, प्रविलंबन क्या है, परिहार क्या है, ठीक है, विराम क्या है, लघुकरण क्या है, इनका हम एक अंतर ले लेते हैं। तो आप सबसे पहले इसका लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर इसको आप फटाफट से लिखिए, फिर मैं थोड़ी देर बाद में इसको मिटाता हूँ और आपके सामने आगे की कार्रवाई करता हूँ।
चलिए, तो अभी हम देखेंगे कि ये जो शब्द मैंने लिखाए थे पहले, समाधान की शक्तियों की जब तुलना की थी अपन ने राज्यपाल की राज्यपाल और राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों की तुलना की थी, तो कुछ शब्द आए थे। जैसे यहाँ पर देखो, क्षमा हो गई, लघुकरण हो गया, परिहार हो गया, विराम और प्रविलंबन। इन शब्दों का अगर अपन अर्थ समझ लें तो अपन को वो सजा के समाधान के जो प्रावधान है उनको हम और बेहतर तरीके से समझ लेंगे। तो इन शब्दों का क्या अर्थ है और इनको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है क्षमा। क्षमा से आप समझ ही गए होंगे, किसी को माफ़ कर देना, इंग्लिश में इसको कहते हैं पार्डन। ठीक है, इसमें क्या है कि दोषी को दंड, यानी या तो उसकी सज़ा, जो उसको दंड मिला है, जो उसको पनिशमेंट मिला है, पनिशमेंट से माफ़ कर दिया जाए। ठीक है, या दंडादेश, यानी पनिशमेंट का जो ऑर्डर निकला है उस पर उसी से पहले ही माफ़ कर दिया जाए। मतलब ऑर्डर निकलते ही माफ़ कर दो, या फिर अगर उसको सज़ा मिली है तो उस सज़ा से मुक्त कर देना, ये क्या है? क्षमा है। ठीक है, इस शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय भी कर सकते हैं, राज्यपाल भी कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड में और कोर्ट मार्शल में ये पावर केवल राष्ट्रपति महोदय के पास है। दूसरा पॉइंट क्या है? वो है लघुकरण। देखो, लघुकरण शब्द देख के तो लगता है कि किसी की सज़ा को लघु करना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसी पर सवाल बनता है। अगर आरएस जैसे एग्जाम में सवाल बनेगा तो यही पूछा जाएगा, कम्यूटेशन क्या होता है कि दंड के स्वरूप को बदलना। लघुकरण का मतलब क्या है? दंड के स्वरूप को बदलना, दंड की प्रकृति को बदलना ही क्या है? लघुकरण है। जैसे कि मृत्युदंड को अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है, राज्यपाल नहीं। या आपको कहूँ कि आजीवन कारावास है, इसको जो है सामान्य कारावास में बदल सकता है। ठीक है, ये काम दोनों ही कर सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल कारावास में तो बदलाव कर सकते हैं, लेकिन मृत्युदंड को केवल और केवल राष्ट्रपति ही बदल सकते हैं। तो प्रकृति को बदलना, स्वरूप को बदलना ही क्या है? लघुकरण है। फिर आता है परिहार। परिहार या इंग्लिश में कहें अपन रिमिशन। रिमिशन का मतलब है दंड की अवधि को कम करना। मान लो किसी व्यक्ति को 5 साल की सज़ा मिली है तो उसे 3 में बदलना, किसी को 2 साल की सज़ा मिली है तो उसे 1 साल में बदलना। ये काम राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, दोनों ही कर सकते हैं। परिहार का मतलब क्या है? दंड की अवधि को कम करना। और लघुकरण का मतलब क्या है? दंड के स्वरूप को बदलना। आपसे ये सवाल मिलान करो वाले प्रश्न बना के भी पूछा जा सकता है। चौथा जो पॉइंट है वो है हमारा विराम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेस्पाइट। विराम होता है मूल सज़ा के प्रावधान को किसी विशेष परिस्थिति में बदलना। किसी सज़ा पर विराम जो है किसी विशेष स्थिति में लगेगा, अन्यथा सज़ा दी ही जाएगी। जैसे कोई महिला है, वो अगर गर्भवती है, ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसकी जो गर्भावस्था की अवधि है उसके कारण उसकी सज़ा में कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? महिला अगर प्रेग्नेंट है, इसका मतलब वो एक जीव को अपने साथ लेके सज़ा भुगत रही है, तो उसकी सज़ा किए की सज़ा उसका जो होने वाली संतान है वो क्यों भुगते? उस स्थिति में सज़ा में कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा। इसको अपन क्या कहते हैं? विराम। क्या कहते हैं? विराम। देखो, विशेष परिस्थिति में बदलना विराम कहलाता है। और विराम शब्द से लगता है कि रोक लगा दी, सज़ा पर रोक नहीं लगी है, सज़ा विशेष परिस्थिति में सज़ा ही बदल गई। और विशेष परिस्थिति का उदाहरण अपन ये ले सकते हैं, उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट अपने लघुकरण है उतना ही इम्पोर्टेंट विराम है। अंतिम जो पॉइंट है वो है प्रविलंबन, रिप्राइव। इसका मतलब है, प्रविलंबन का मतलब है विलंब से क्या मतलब है? अस्थायी समय के लिए किसी सज़ा के निष्पादन पर रोक, यानी कि सज़ा होने से पहले ही उस पर रोक लगा दे। और रोक कितने टाइम के लिए? अस्थायी समय के लिए। अब वो सज़ा कब होगी इसका अपन कह नहीं सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने समाधान के संबंध में जो विभिन्न शब्द थे उन शब्दों में जो डिफरेंस था उसको समझ लिया, उनका मीनिंग क्या है उनको समझ लिया। अब हम समझेंगे राज्यपाल महोदय
का जितने भी अनुच्छेद है उस पूरे के पूरे अनुच्छेद के जत्थे को एक बार में एक ही सांस में इसको समझते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरे के पूरे राज्यपाल जो है उसकी कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति हो या फिर स्वविवेकीय शक्तियों के संबंध में भी कुछ प्रावधान है, उनको भी अपन देखेंगे। तो सारे के सारे राज्यपाल के जो अनुच्छेद हैं उसको अपन अब समझेंगे। ठीक है, आर्टिकल 153 क्या है, अब आपको मेरे साथ बोलते जाना है, मैं बोलते जाऊंगा, आपको भी मेरे साथ बोलते जाना है। आर्टिकल अनुच्छेद 153 क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल। क्या होगा, एक राज्यपाल। बोलते जाओ, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति या कार्यकारी शक्ति किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। बोलते जाओ मेरे साथ, तभी याद होंगे। 154 में क्या, संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति, 53 में राज्यपाल, 54 में शक्ति, तो 55 में हम उसको क्या दे देंगे, शक्ति के साथ ही नियुक्ति दे देंगे। क्या देंगे, नियुक्ति देंगे। किसको देंगे, राज्यपाल को। कौन सा अनुच्छेद, 155। 155 में अगर उसको नियुक्ति मिल जाती है तो फिर हम 156 में उसका क्या तय कर देंगे, कार्यकाल। सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष। सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आगे भी अपना कार्यकाल जारी रख सकता है। तो ये राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है राज्यपाल, और किसी के प्रति नहीं है। ठीक है, उसके अलावा 57 में क्या है, अब देखो उसका कार्यकाल तय हो गया, नियुक्ति तय हो गई, शक्ति और एक राज्यपाल होगा। 57 में है उसकी योग्यताएं। क्या है, योग्यताएं। किसकी योग्यताएं, 2 योग्यताएं हैं मूलतः। वह एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। ना कोई शैक्षणिक योग्यता, ना अधिकतम उम्र की लिमिट है। ठीक है, फिर उसके लिए क्या है, पद की शर्तें। क्या है, पद की शर्तें। पद की शर्तों में उसकी अलग अलग शर्तें तय की गई है कि वह किसी मतलब राज्यपाल जो है किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अलग अलग जो है उसकी शर्तें तय की गई है। 159 में क्या है, शर्तों के अलावा शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान। ठीक है, अब बात करते हैं 160, 161 और 162। 161 मैंने अभी करवाया था। क्या है, राज्यपाल की समाधान की शक्ति। ठीक है, राज्यपाल की समाधान की शक्ति। क्या है, समाधान की। ठीक है, अब जो मूल है ना वो आपको पहले ही पता होना चाहिए। राज्यपाल की समाधान की शक्ति इसमें है, और जो राज्यपाल के जो कार्य हैं, राज्यपाल के राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित कृत्यों का निर्वहन या कर्तव्यों का निर्वहन, दोनों ही लिख सकते हैं। ये कौन सा अनुच्छेद तय करता है, कृत्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति द्वारा कृत्यों का, राष्ट्रपति अगर राज्यपाल के लिए कोई कार्य को निर्देशन करता है तो उसका निर्वहन किसको करना होगा, राज्यपाल को करना होगा। ये अनुच्छेद 162 में है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 162 के अंदर यह दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 162 में क्या है, आकस्मिक, कोई भी ऐसी आकस्मिक स्थिति पैदा हो जाए, आकस्मिक कृत्यों का निर्वहन। 162 क्या है, उसकी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो देखो जो रेगुलर काम में आते हैं आर्टिकल वो तो सबको याद रहते हैं, लेकिन ऐसे आर्टिकल जो अपन रेगुलर डेली बेसिस पे नहीं पढ़ते हैं या वो जो एग्ज़ाम में कम ही पूछे जाते हैं, आपको उनको भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये आर्टिकल पढ़ाते टाइम भी किन्हीं भी शक्तियों में नहीं आए थे, तो आपको यहाँ पर इनका विशेष ध्यान रखना है। अनुच्छेद 160 क्या है, आकस्मिक कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 162 क्या है, कार्यपालिका शक्ति का जो है विस्तार। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब बात करें अनुच्छेद 163 है कि राज्यपाल महोदय के लिए, उनकी हेल्प के लिए, उनके सहयोग एवं सलाह के लिए जो है एक मंत्रिपरिषद होगी। तो सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद, सहयोग के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद। ये प्रावधान है अनुच्छेद 163 में। 164 में क्या है कि वे मुख्यमंत्री की सीएम की नियुक्ति,
सीएम की नियुक्ति और सीएम से परामर्श लेके ही वह मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। आपको मूलतः यह ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल महोदय जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ये पूरा का पूरा अनुच्छेद 164 है। अनुच्छेद 165 क्या है? अनुच्छेद 165 है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, महाअधिवक्ता की नियुक्ति। क्या है? एडवोकेट जनरल की नियुक्ति। ठीक है, यहाँ आपको याद रह जाएगा। अब देखो 166 को मैंने 154 की तुलना में पढ़ाया था कि संपूर्ण कार्यकारी शक्ति, क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य की संपूर्ण कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसमें है कि ये जो कार्यकारी शक्ति का प्रयोग है, राज्य की संपूर्ण कार्यकारी शक्ति का प्रयोग जो मंत्रिपरिषद है या मुख्यमंत्री है, वो औपचारिक रूप से किसके नाम पर होगा? औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर, राज्यपाल के नाम पर। ये आपको ध्यान में रखना है। 167 में क्या है? मुख्यमंत्री से सूचना मांगना, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना और मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना दे। तो ये हो गए राज्यपाल के 163, 64, 65 और 67, ये टोटल अपने 4 अनुच्छेद हो गए। इसके बाद है अनुच्छेद 174, 175 और 176। ये किसके संबंध में? ये सत्रों के संबंध में। किसके संबंध में? विधानसभा का सेशन है, उसको आहूत करना, ठीक है, उसका विघटन करना, सत्र को आहूत करना, सत्र का विघटन करना, ठीक है, सत्रावसान करना या फिर विधानसभा का ही विघटन करना हो, ठीक है। और देखो इसमें आपको याद रखना है सत्रावसान, आहूत और विघटन। विघटन किसका? विधानसभा का विघटन की बात हो रही है यहाँ पर। सत्रावसान और सत्र आहूत तो किसका होगा? सत्र का होगा। लेकिन विघटन किसका होगा? विधानसभा का या विधानमंडल का विघटन होगा। इसमें क्या है? संदेश भेजना। राज्यपाल जो है विधानमंडल को कोई ना कोई संदेश भेज सकता है। यहाँ पर उसका विशेष अभिभाषण है, इसको संबोधन भी कहते हैं। विशेष अभिभाषण 176 में क्या है? विशेष अभिभाषण, जिसको अपन संबोधन कहते हैं। अब इनको याद रखना है तो याद रखना 174, 75, 76। कौन कौन? 174, 75, 76। 74 में क्या? सत्रावसान, 75 में क्या? संदेश और 76 में क्या? संबोधन। तो सत्रावसान, संदेश, संबोधन, सत्रावसान, संदेश, संबोधन, ऐसे याद रखोगे तो 74, 75, 76 याद रह जाएगा। अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 क्या है? कोई भी विधेयक है उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखना तो है अनुच्छेद 200 पावर। और अगर विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख दिया गया, यानी वह विधेयक जो राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित है, वो आ जाएगा अनुच्छेद 201 में। विचारार्थ सुरक्षित विधेयक 201 में आएगा। देखो राज्यपाल के किसी भी अनुच्छेद को जो है राष्ट्रपति के सुरक्षित रखना हो तो वो पावर तो है 200 में, और सुरक्षित रखा हुआ विधेयक है वो पावर वो क्या कहलाएगा? अनुच्छेद 201, ठीक है। और 213 मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति के संबंध में 1, 2, 3 है, राज्यपाल के संबंध में 2, 1, 3 है। तो ये 2, 1, 3 क्या है? ऑर्डिनेंस। क्या है? ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस, ठीक है। क्या है? ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, ठीक है। तो इस अनुच्छेद 213 के तहत वह अधिनियम ला सकता है। तीनों को वापस देख लो। किसी भी विधेयक को जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने का जो पावर है राज्यपाल के पास, अनुच्छेद 200 देता है। फिर अगर वो विधेयक सुरक्षित हो गया तो उसके संबंध में जो कार्यवाही है वो अनुच्छेद 201 तय करता है। और राज्यपाल कोई अगर ऑर्डिनेंस लेके आता है तो उसके संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 201 करता है। अब 217, 233, 234 है। यहाँ पर क्या है? 234 है। ये तीनों विधेयक क्या कहते हैं? देखो 217 कहता है कि स्टेट का जो, मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा हूँ, स्टेट हाई कोर्ट HHC के जजेज की नियुक्ति, किसकी? जजेज यानी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति तो देखो राज्यपाल ही करेगा, लेकिन
किससे परामर्श करके न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से? राष्ट्रपति के। तो आपको यहाँ पर याद रखना है स्टेट हाई कोर्ट, राज्य उच्च न्यायालय, यानी राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, जजेज है, जजेज की नियुक्ति राष्ट्रपति परामर्श से, राष्ट्रपति परामर्श के द्वारा। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा है तो सुनाई तो पक्का ही दे रहा होगा, और पहले मैंने समझाया भी। यहाँ पर क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो डिस्ट्रिक्ट जजेज की नियुक्ति, शॉर्ट में लिख रहा हूँ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। और यहाँ पर क्या है? राज्य न्यायिक सेवा से संबंधित नियुक्तियाँ। तो यह अनुच्छेद 234 के अंदर है। एक बार फिर से वापस देख लो क्या क्या है। अनुच्छेद 153 एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 में नियुक्ति, 156 में कार्यकाल, 157 में योग्यताएं, 58 में उसके पद की शर्तें, 59 में उसकी शपथ है और या प्रतिज्ञान है। 160 को याद रखना, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा नहीं गया इसलिए याद भी नहीं है। आकस्मिक कृत्यों का निर्वहन, ठीक है, कुछ भी अगर आकस्मिक कृत्य हो जाए तो राष्ट्रपति कुछ कार्य राज्यपाल को देता है। 161 में क्या है? राज्यपाल की समाधान की शक्ति। 162 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 सहयोग के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164 क्या है? सीएम की नियुक्ति और सीएम की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य के लिए एक एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। 166 क्या है? औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से सभी कार्य होंगे। अनुच्छेद 167 क्या है? सीएम से सूचना प्राप्त करना। सीएम का दायित्व होगा कि वह राज्यपाल को सूचना दे, कोई भी विधायी या प्रशासनिक सूचना हो। अनुच्छेद 174, 75, 76 क्या है? 74 कहता है कि सत्रावसान या सत्र को आहूत करना, सत्र को अवसान करना और विधानसभा का विघटन करना। 175 क्या है? कि विधानसभा को कोई संदेश भेजना, ठीक है। और 176 क्या है? कि विशेष अभिभाषण या विधानसभा को संबोधित करना। अनुच्छेद 200 क्या है? किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना और वह सुरक्षित विधेयक अनुच्छेद 201 के अंदर चला जाएगा। और अनुच्छेद 213 है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस की शक्ति। अनुच्छेद 217 है स्टेट हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, किसके परामर्श से? राष्ट्रपति के परामर्श से। अनुच्छेद 233 है डिस्ट्रिक्ट यानी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। और अनुच्छेद 234 है कि राज्य की जो न्यायिक सेवा है, न्यायिक विभाग से जुड़े हुए लोगों की नियुक्ति, उसमें डिस्ट्रिक्ट जजेस शामिल नहीं है। उसके अलावा सभी नियुक्तियां करना राज्यपाल का अधिकार होगा। इसी के साथ आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। इसके बाद हमारी एक क्लास और होगी, वो होगी कि राजस्थान में अब तक कितने राज्यपाल रहे हैं, उनकी क्या क्या भूमिका रही, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सब हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।